हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। इसका नाम है सिंपल साइंस। और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी वीडियो में, उतना ही हम इम्पोर्टेंट चीजों को सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है हमारी, वो बहुत ही अच्छे नंबर गेन करने वाली है, जहां से आप निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गेन जरूर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आप चाहते हैं देखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम आपके वीडियो में कि आज हम अपनी वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें करना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में कैपेसिटर की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? कैपेसिटर की बात करने जा रहे हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का दूसरा नेम क्या है, कैपेसिटर को यूज कैसे करते हैं, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, और अलग अलग स्टेट में हम कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो फटाफट से आप अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, जिसका ओल्ड नेम है कंडेंसर। जिसका ओल्ड नेम क्या है? कंडेंसर। अब तो आपको मालूम हो गया होगा नाम से ही कि मैंने कंडेंसर क्यों लिखा। थोड़ा सा और क्लियर देती हूं मैं। कंडेंसर नाम से ही मालूम हो गया होगा, कंडेंसर। मोस्टली जो हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं, ना कि हम कैपेसिटर बोलते हैं। और इसकी शेप होती है वो जस्ट सिलिंड्रिकल भी होती है, और आपका स्फेरिकल भी होती है, और रेक्टेंगल भी होती है। यानी कहीं कहीं ये शेप ये होती है, कहीं कहीं ये शेप आपकी ये होती है। तो ये जो है आपकी डिपेंड करती है कि शेप क्या है। तो आपको कैपेसिटर किसी भी शेप में मिल सकते हैं, साइज में मिल सकते हैं। अब कैपेसिटर होता क्या है? हमने नाम तो पढ़ लिया, कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? तो सबसे पहले इसका ये क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज होती है स्टोर करने में, किसे? डीसी को स्टोर करने में। तो इट इज अ डिवाइस टू स्टोर द डीसी इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। तो मैं लिख भी देती हूं, द डिवाइस इज यूज्ड to store DC is called कैपेसिटर। अब सबसे पहले एक बात और आती है कि क्या ये नॉर्मली अगर हम देखें तो याद करने में कितनी इजी है। तो अगर आपको ये याद नहीं होती है, तो अगर आप सिंपल ये रखते हैं कि द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, डिवाइस इन विच two conducting plates separated by a insulator is called a capacitor. Two conducting plates separated by a insulator is called capacitor. और कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं जिन पर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम इसी के थ्रू एक पॉइंट और बना रहे हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर से ही मिलकर आया है, निकलकर आया है वर्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता है टू एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? वर्ड कहां से आया है? कैपेसिटर से आया है। तो किसकी एबिलिटी हुई? कैपेसिटर की एबिलिटी हुई। टू एबिलिटी द कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कहलाती है कैपेसिटेंस। अब चार्ज कब स्टोर होगा? जब हम उस कैपेसिटर को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तब चार्ज स्टोर होगा। तो अगर हम किसी भी कैपेसिटर पर V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? Q चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, Q प्रोपोर्शनल टू V, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट मान लिया C। दिस C इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो C आ गया हमारे पास, Q अपॉन V। दिस इज द कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट इज फैरेड। इट्स यूनिट इज फैरेड। तो यह हमारे पास कैपेसिटेंस आ चुका है। अब जनरली होता क्या है, आपसे कोई भी कुछ भी मालूम करे तो एक आपको सिंपली क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल बहुत मेन होते हैं किसी चीज का, कि उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर वो काम कर रहा है। जैसे अपने कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही इन टॉपिक के क्या रूल्स हैं कि
किस बेसिस पर वो काम कर रहा है। तो क्या प्रिंसिपल है इसका कि अगर हम किसी सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करें तो उस कैपेसिटर की प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर हम किसी कैपेसिटर को V वोल्टेज अप्लाई करें तो उस V वोल्टेज अप्लाई करने पर उसकी चार्ज पर उसकी प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हमने इसको पोटेंशियल दिया V, तो इस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं आगे, ये हमारा कैपेसिटेंस हो चुका है, कैपेसिटर हो चुका है। जो कैपेसिटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात हम यहां पर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जनरली जो हम दो टाइप यूज करते हैं, पहला है हमारा AC टाइप और DC टाइप के कैपेसिटर हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी हैं, जैसे माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एटसेट्रा। सिंपल हो गया, ये हमारे होगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कैपेसिटर। आप कहां कहां यूज करते हो कैपेसिटर का, कहां कहां यूज करते हैं। सबसे पहले 2 इन DC, नंबर 1 इन DC, नंबर 2 टू प्यूरिफाई DC, नंबर 3 एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, और नंबर 4 मालूम हो नहीं, मुझे नहीं पता को मालूम है या नहीं है, नंबर 4 टच स्क्रीन में, नंबर 5 टच स्क्रीन के अलावा और कहां यूज करते हैं, नंबर 5 इन फैंस, नंबर 6 एक और है हमारा, नंबर 6 एक और यूज हो जाएगा, टच स्क्रीन में करते हैं, और हम करते हैं इसको इन कैमरा फ्लैश। ये इसके यूजेस हैं कि हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हम कैपेसिटर का यूज हमने लिखे हैं, इसके अलावा हम किसी भी कंडक्टर की या किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर हम कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे। अब हम उनके आगे चलते हैं, बात करते हैं स्फेरिकल कंडक्टर की। सबसे पहले नंबर 1 आता है हमारा कैपेसिटी, कह सकते हैं हम, यहां पर कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सबसे पहले स्फेरिकल कह रहा है तो मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। कंडक्टर कह रहा है तो कंडक्टर का मतलब है इसकी सरफेस पर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, प्लस Q चार्ज प्रेजेंट होगा। सेंटर हो गया इसका O और रेडियस कितनी हो गई R। दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर। R की जगह हम रेडियस को ABC कुछ भी सकते हैं, डजंट मैटर। अब सबसे पहले हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो जितने भी इसके डेरिवेशन आएंगे, सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको कैपेसिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है C = Q/V। तो हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, Q हमारे पास चुका तो V की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब है जितने भी हम कैपेसिटी के डेरिवेशन करेंगे वह हमें क्या निकालना है, V फाइंड करना है, और V की वैल्यू को हम कैपेसिटी के फॉर्मूले में पुट करके C निकाल लेंगे। तो हमें इजिली क्या करना है, सबसे पहले V निकालना है, और V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास कंडक्टर के लिए, Q/R। ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास C = फॉर्मूला है Q/V, तो Q/V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू जस्ट ऊपर, और 1/4 1 जा जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर।
अब कंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर किससे फॉर्म होता है? दो प्लेट से फॉर्म होता है, जिसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल है। तो मैं सबसे पहले एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना देती हूं। स्फेरिकल कैपेसिटर, इस सरफेस की पहले वाले जो प्लेट है इस पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, और इस पर कितना चार्ज है हमारे पास? माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर हो चुकी है बात? नो प्रॉब्लम। सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिस्टेंस हमने R1 मान लेंगे या A मान लीजिए, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई? B हो गई। और ये क्वेश्चन एज इट आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। अब A और B हमारे पास हो चुके हैं, तो सिंपल हमें वही काम करना है। पहले हम क्या निकालेंगे? V1 निकालेंगे पहले वाली प्लेट्स के लिए, 1/4πε0 Q/A। इसकी रेट कितनी हो गई? A हो गई। V2 के लिए निकालेंगे बाहर वाली प्लेट के लिए, तो चार्ज है माइनस क्यू, और कितनी रेडियस है इसकी? B रेडियस है। तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 और V2 की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म सेम आ रही है तो उसको क्या लिख लेंगे? हम कॉमन निकाल लेंगे, और ये हमारा एग्जैक्टली आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए, तो ये Q और Q दोनों जगह सेम है, तो मैंने Q भी बाहर ले लिया। ये वैल्यू सेम है, तो मैंने ये वैल्यू भी बाहर ले ली, और ये बचा हमारे पास 1/A प्लस माइनस माइनस 1/B। अब इसको और छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका एलशियम ले लिया, तो ये आ जाएगा B माइनस A/AB। ये आ गया हमारे पास एलशियम V का। अब हमें निकालनी है कैपेसिटी, तो C इज इक्वल टू Q/V। Q/V की वैल्यू हमारे पास आई है B माइनस A/4πε0BA। Q से Q कैंसिल, और ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो 4πε0AB/B माइनस A। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जस्ट सेम ऐसा ही है। A और B में कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको रेडियस चेंज हो सकता है, A की जगह R1 और B की जगह R2 हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेडियस को चेंज कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो मैंने आपको टाइप बताए थे कैपेसिटर के, तो उसका पहला टाइप हमारे पास था स्फेरिकल कैपेसिटर, जिस पर हम रिविजन कर चुके हैं। नंबर 2 है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब है हमें दो प्लेट लेनी है, वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। एक को हमने सोर्स दिया यानी वोल्टेज दी, दूसरे को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और इसकी एक प्लेट पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ चुका, और एक प्लेट पर कितना चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज कैसा होगा? इक्वल होगा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कैपेसिटी निकालने की, तो हमें वही करना है। पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए भी पोटेंशियल, बट यहाँ पर हमें पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालना पड़ेगा। प्लस चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इसके लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, दोनों के लिए एक डायरेक्शन में काम करेगा। और मैंने आपको एक डायरेक्शन भी करवाया था प्लेट्स का, जहां पर हमें इंटीरियर पॉइंट पर एक्सटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी σ/2ε0 इंटीरियर पॉइंट पर, और E2 भी कितना आएगा हमारे पास? σ/2ε0। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 2 σ/2ε0 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास टोटल E, यानी इस प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो होगा σ/ε0। इन दोनों प्लेट्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल d, और एरिया कितना है? A। तो जब इस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी, और वो होती है सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, तो E आ जाएगा मेरे पास Q/A/0। क्लियर हो चुका है। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मैंने E तो निकाल लिया, लेकिन मैंने E का यूज क्या है? तो मुझे यूज किसमें करना है? V में करना है। तो E का फॉर्मूला होता है V/D, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा ED। E की वैल्यू मेरे पास है Q/A/0 इंटू D। V आ चुका है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी की, तो Q/V, और Q/V की वैल्यू है QD/A/0। Q से Q कैंसिल,
C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन आ गया। बट ये डायरेक्शन किसके लिए है? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ रखा हुआ है, मीडियम क्या है, एयर मीडियम है। अगर हम इसके बीच में कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, और अगर हम कोई भी कंडक्टिंग प्लेट इंट्रोड्यूस करें तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, जिसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab is introduced in it। जब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिसमें चार्ज फ्री चार्ज जो चार्ज कैरियर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। दैट इज उसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता। तो उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ग्लास, रबर शीट। तो ये सब हमारे क्या डाई इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ड्रॉ की पैरेलल प्लेट, और इसको हमने पोटेंशियल दिया V, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से। प्लस चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है, और यहां पर है माइनस चार्ज प्रेजेंट। E1 तो है एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डिस्टेंस है बीच की हमारे पास D, एरिया है A। अब हमने इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, जिसकी थिकनेस कितनी है? T थिकनेस की है। तो अब आप देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल बीच में इंट्रोड्यूस की है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास? D माइनस टी बचेगी। तो ये भी कितनी बचेगी? D माइनस टी बचेगी। तो अब हम देख सकते हैं कि E1 की वैल्यू होगी हमारे पास एयर में, डिस्टेंस क्या होगी? D माइनस टू, और E2 की वैल्यू किसमें होगी? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगी, जिसकी थिकनेस क्या है हमारे पास? T है। और इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है हमारे पास? K है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे E1 और E2 की। तो E1 की वैल्यू हमारे पास आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसके लिए है हमारे पास? पहले वाले की, जब एयर की बात कर रहे हैं हम। E2 की बात करेंगे तो हमारे पास अंदर ये जो वैल्यू है अंदर की आएगी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, यानी हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। तो मैं दोनों वैल्यू में सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल निकालना है, सिंपल सी बात है। तो E का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो V क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा। और टोटल पोटेंशियल की हम बात करें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू E1 कितनी डिस्टेंस में था? D माइनस टी डिस्टेंस में था, और E2 किस डिस्टेंस में था हमारे पास? T डिस्टेंस में था। क्लियर हो गया? मैं आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में बताया था कि जो E1 है वो एयर के लिए है, डिस्टेंस कितनी बची थी? D माइनस टी बची थी, और E2 किस लिए थी? मीडियम के लिए थी, थिकनेस थी उसकी T थी। अब हम E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो E1 आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और E2 आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन ए एप्सिलॉन K ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आ गया T। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं V की। तो V में हम वो टर्म निकालेंगे जो दोनों में सेम है। तो ये टर्म हमारे पास अलग दिख रही है कि सेम है, तो हमने ये टर्म को सेम ले लिया, और अंदर बचा हमारे पास D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। अब हमें निकालनी है कैपेसिटी, तो मैं C निकाल रही हूँ। C इज इक्वल टू Q अपॉन V से। तो V की वैल्यू हमारे पास आई है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, Q से Q कैंसिल, और C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। क्वेश्चंस की फॉर्म क्या आती है? क्वेश्चंस में आपको थिकनेस की वैल्यू दे देगा कि अगर हम T इज इक्वल टू 3/4D हो, T की वैल्यू 3/4D हो तो C कितना होगा? तो तरीका वही है, सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और जहां पर भी T आ रहा है उसकी जगह आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, सिंपली आंसर आपका निकल जाएगा। बाकी वैल्यू को गिवन होंगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया
कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये तो हुआ हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के लिए, और एक छोटा सा टर्म मैं आपको बता देती हूँ, वो आप याद रखिएगा, मेमोराइज करिएगा उसको, कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टर का यूज कर दें, कंडक्टर को प्लेस कर दे बीच में, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टर को फील्ड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर जो होगा उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हमारे पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कहाँ जाएगी, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव की ओर से हो जाएगी, यानी अर्थ की तरफ जाएगी, और इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में, एक्स्ट्रा पॉइंट लगा देती हूँ आपको, कि मीडियम जो हमारी कैपेसिटी होती है मीडियम की और जो कैपेसिटी ऑफ एयर की होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है आपस में। यानी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये था हमारे पास एयर के लिए, और हम मीडियम की बात करें तो मीडियम का फॉर्मूला हमारे पास है ये। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मल्टीप्लाई डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सी मीडियम इज इक्वल टू आ जाएगा के सी एयर को मैंने सी नॉट कर लिया, या सी ए कर लीजिए, एम फॉर मीडियम ए फॉर एयर। तो ये देखिए कि यहाँ पर जब हम एयर की वैल्यू को किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये इसके इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत छोटा है, तो सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी एयर। ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है, और 1 मार्क्स के लिए मीडियम और एयर में रिलेशन आपका आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी निकाल कर दे रही हूँ, ताकि अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगी, जिसपे आपकी एबिलिटी भी इम्प्रूव हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।